वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 पूर्णांक। पहला क्वेश्चन है, दी गई सारणी में विभिन्न शहर के किसी विशेष दिन के तापमान अंकित हैं। इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है। लेह में 0 से 10 डिग्री कम, यानी 0 से 10 डिग्री कम तो कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। लखनऊ में 0 से 10 डिग्री अधिक तो हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर 0 से 5 डिग्री कम तो हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। सूरत में 0 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस अधिक तो आंसर हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सारणी में दिए गए शहरों के तापमान को संख्या रेखा बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो अब सारणी में हमारे जो भी तापमान दिए हैं उसको हमें इस संख्या रेखा पर लिखने हैं। तो देखिए, पहले हम संख्या रेखा बना लेंगे और -10 तक गया है और 28 तक गया है तो हम इसको 5-5 में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 0 और इधर हो जाएगा आपका -5 और इधर भी हो जाएगा -10। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका -5 -10, इधर हो जाएगा +5 +10 +15 +20 +25 और +30। तो पहले दिया है हमारा कितना, देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो गया हमारा लेह का तापमान। फिर आ जाता है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहाँ का है, लखनऊ का, तो यहाँ पे लिख लीजिए लखनऊ। फिर श्रीनगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे हो गया श्रीनगर। फिर शिमला 0 डिग्री तो यहाँ शिमला लिख लीजिए। फिर आपका है लास्ट सूरत तो यहाँ सूरत लिख लीजिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हो गया आपका सूरत। फिर कह रहा है सारणी में दिए गए शहरों के नाम उनके बढ़ते हुए तापमानों के क्रम में लिखिए। अब देखिए यहीं पे हमारा बन गया है बढ़ते हुए। सबसे कम कहाँ है, लेह में, उससे ज़्यादा श्रीनगर में, उससे ज़्यादा शिमला में, उससे ज़्यादा लखनऊ में और सबसे ज़्यादा सूरत में। तो यहीं से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित सारणी अप्रैल माह में कुछ वस्तुओं की कीमतों में अंतर को दर्शाता है। इस अंतर को पूर्णांकों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ वस्तुओं के नाम दिया है, यहाँ मार्च में क्या दाम था और अप्रैल में प्रति किलोग्राम क्या दाम था, तो कीमतों में अंतर क्या आया ये हमें प्लस या माइनस में लिखना है, यानी पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो दाल मार्च में थी 120 रुपये और अप्रैल में हो गई 126 रुपये, तो +6 रुपये कीमत में अंतर आ गया। फिर चावल था 44 रुपये और अप्रैल में हो गया 40 रुपये, तो -4 रुपये का अंतर आ गया। ठीक है। फिर नमक 25 रुपये, फिर हो गया 28 रुपये, तो +3 रुपये का अंतर आ गया। घी 400 से हो गया 410 तो +10 रुपये का अंतर आ गया। चीनी 40 रुपये से हो गई 44 रुपये तो +4 रुपये का अंतर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि हम किसी स्थान की समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक पूर्णांक से तथा समुद्र तल के नीचे की गहराई को एक ऋणात्मक पूर्णांक से व्यक्त करें तो दिए गए चित्र में पनडुब्बी व हवाई जहाज की समुद्र तल से दूरी को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए हवाई जहाज कहाँ है बच्चों, अब चूंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, ना एग्जैक्ट कोई ट्रांजेक्शन दिया है, तो हम इसी को मानेंगे जो इसने लिखा हुआ है। तो हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे, 7500, तो ये ऊपर है, हमें धनात्मक में जाना है ऊंचाई को, ऊपर की ऊंचाई को, तो हम लिखेंगे धन 7500 मीटर। फिर देखिए नीचे पनडुब्बी, अब यहाँ 1500 लिखा है तो हम 1500 को ही कंसिडर करेंगे और नीचे को हमने किस में व्यक्त करना है, ऋणात्मक पूर्णांक में, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है दिए गए वर्गाकार सारणी के खाली खानों को पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार भरिए कि उनका योगफल पंक्तिवार, स्तंभवार तथा विकर्णवार 3 ही हो। अब यहाँ पे 3 भरे हुए थे, 4, 1 और ऋण 2। अब देखिए 4, 1, 5, 5 में से 2 घटाया तो 3, यानी इधर से इसका जोड़ कितना आया, 3। अब यहाँ पे हमें नंबर्स फिल करने थे कि जिससे हर तरफ से आंसर 3 आए। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फिलअप करेंगे, बड़े वाले में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। ऋण 2 और +5 0,
तो ऋण 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा हमारा 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, तो इधर से भी आ गया 3। यहाँ पे देखिए 3 धन 1 यानी 4, और 4 में से 1 घटाए तो वापस से 3, तो इधर से भी 3, फिर 2 ऋण 3 यानी आपका हो गया ऋण 1, फिर 4 जोड़ लेंगे तो भी आ गया 3, यानी इधर से हमारा कॉलम का आंसर 3 3 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखिए ये अंक फिलअप किए, यही आप भी फिलअप कर लीजिए। इस तरफ से जोड़ के भी देख लीजिए, तो 2 और 3 5, 5 में से 2 घटाया 3, ऋण 3 1 हो गया ऋण 2, 5 में से 2 घटाया 3, इधर से भी 3 आ गया। 4 ऋण 1 हो गया 3, और 3 धन 0 यानी 3, इधर से भी हो गया। अब इधर से तो आपका पहले से दिया हुआ था, इधर से भी देख लीजिए, 2 और 1 3 और 0 3, तो इधर से भी 3 हो गया, यानी इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, सब तरफ से आंसर 3 ही आ रहा है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा नसीम 500 रुपए लेकर एक दुकान पे जाता है। दुकान पर वस्तुओं की कीमत चित्रानुसार दर्शाई गई है। वह किन किन वस्तुओं को खरीद सकता है कि उसके पास एक भी रुपए शेष ना बचे। यहाँ पे इन्होंने मोजा पहले से दे रखा है, 45 रुपए का उसने खरीद लिया। तो और हम क्या क्या खरीदें कि टोटल 500 हो जाए। तो हमने चेन खरीद ली, चेन हो गई 35 रुपए की, देखिए चेन आपकी 35 रुपए की। फिर हमने शर्ट खरीद ली, शर्ट हो गई आपकी 310 रुपए की। फिर हमने बैग खरीद लिया, तो बैग हो गया हमारा 110 रुपए का। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए 5 5 10, फिर 4 3 7, 1 8 1 9, और एक कैरी वाला 10, कैरी हो गया आपका 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल हो गया हमारा 500 रुपए। तो ये चीजें हम और खरीद सकते हैं ताकि उसके पास एक भी रुपए ना बचे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूह में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को व्यक्त करने वाली संबोधों की दी गई तालिका निम्नलिखित में लिखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ दिया है, चढ़ना, लाभ, घटना, खर्चा, पीछे, आमदनी, ऊपर, ऊंचा, नीचा, हानि, पूर्व, पश्चिम, आगे, उछाल, उतरना तथा गिरावट। इनको हमें धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करने वाले संबोध तथा ऋणात्मक पूर्णांकों को संबंधित करने वाले संबोधों को लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हमें दिया था, चढ़ना और घटना। देखिए बच्चों, इन्होंने जो लिस्ट बनाई है उसमें यहाँ पे चढ़ना इधर लिखा है पहले वाले को, फिर इसके बाद घटना ऋणात्मक वाले में, यानी इन्होंने समान वाले को इधर उधर नहीं लिखा है, तो हम उसी तरह से क्रम में चलेंगे। चढ़ना हमारा आ जाएगा धनात्मक, लाभ धनात्मक, घटना आ जाएगा ऋणात्मक, खर्चा ऋणात्मक, पीछे ऋणात्मक, आमदनी धनात्मक, ऊपर धनात्मक, ऊंचा धनात्मक, नीचा ऋणात्मक, हानि ऋणात्मक, पूर्व धनात्मक, पश्चिम ऋणात्मक, आगे धनात्मक, उछाल धनात्मक, उतरना हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, और गिरावट भी हो जाएगा ऋणात्मक। आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने पहले ही चढ़ना का उतरना ना लिख के घटना लिख दिया। अगर यहाँ पे इन्होंने चढ़ना का उतरना लिखना होता तो हम वैसे लिखते, लाभ का हानि, आमदनी का खर्चा, ऊपर का नीचे, ऊंचा का नीचा, पूर्व का पश्चिम, आगे का पीछे, उछाल का गिरावट, इस तरह से हम डिनोट करते। क्योंकि यहाँ पहले ही क्रम में इन्होंने जो लिख के दिया है हम उसी हिसाब से उसी पैटर्न से फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या रेखा के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब ये एक संख्या रेखा दी है, देखिए यहाँ 0 है, इधर ABCD है और इधर EFG है। कह रहा संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं को उनके घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब देखिए, धनात्मक हमेशा सबसे बड़ा होगा, तो अवरोही क्रम किधर से चलेगा, इधर से, दाएं से बाएं। तो हम लिख देंगे G सबसे बड़ा, फिर G से छोटा F, F से छोटा E, E से छोटा D, D से छोटा C, C से छोटा B और सबसे छोटा A। यदि बिंदु B को ऋण 10 लिखें तो +10 वाला बिंदु कौन सा है। अब बिंदु B को हमने ऋण 10 लिख दिया, तो देखिए 0 से कितने क्रम की दूरी पे है ये, 1 2 3 4 5, तो +10 कौन होगा, हमें 5 आगे जाना होगा, 1 2 3 4 5, तो +10 पे हम कहाँ पहुंचे, F पे, तो +10 वाला बिंदु कौन हो जाएगा, F। इसी तरह से कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से सब किसका मान सबसे कम है। अभी हमने यहीं पे निकाला, तो सबसे कम किसका मान है, A का। नेक्स्ट कह रहा है किसी स्थान का सुबह का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसी स्थान का रात का तापमान सुबह के तापमान से 6 डिग्री कम हो जाता है, तो उस स्थान का रात का तापमान कितना था। सुबह 4 डिग्री सेल्सियस, रात में 4 डिग्री सेल्सियस, ऋण 6 डिग्री सेल्सियस। अब ऋण 6 ज्यादा है बच्चों, तो चिन्ह ऋण का ही लगेगा और 6 में से 4 घट जाएगा, हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रश्न पत्र में छात्र को सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं
तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। रिया ने 30 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 100 अंक प्राप्त किए। तो रिया ने कुल कितने प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो आप देखिए, सही उत्तर के अंक पहले हम निकाल लेंगे। 30 प्रश्न किए तो 30 गुणे 4 120, ठीक है। 30 गुणे 4 120, यानी 30 के सही उत्तर उसने दिए थे तो 120 अंक उसके होने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 100। तो अंक जो काटे गए वो कितने थे? 20 अंक। यानी उसने गलत प्रश्न कितने किए? 1 अंक काटा जाता था तो 20 प्रश्न उसने गलत किए। तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो गई? 20। तो कुल हल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 30 के तो उसने सही उत्तर दिए थे और 20 के गलत दिए थे, तो टोटल हमारे हो गए 30 + 20 यानी 50। तो कुल कितने प्रश्नों को हल करने का उसने प्रयास किया? 50 प्रश्नों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या रेखा पर अंकित बिंदु x तथा y का योगफल होगा। अब x और y का योगफल पूछ रहा है, तो पहले हमें x और y का मान निकाल लेते हैं। देखिए 2 2 2 2 आगे बढ़, ये पीछे घट रहा है और 2 2 2 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे -12 है तो 2 आगे जाएगा तो हो जाएगा -14। अब इधर आपका 10 पे है तो 2 आगे जाएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो x का मान हो गया -14 और y का मान हो गया 12। हमें क्या करना है? इनका योगफल। तो x + y तो हो गया -14 धन 12। तो -14 धन 12 कैसे निकालेंगे हम? देखिए, इसी संख्या रेखा पर हम हल कर लेते हैं और वैसे भी आ जाएगा आपका 14 में से 12 चला जाएगा 2 और निशान वही लगता है ऋण का। और इस तरह से बच्चों हमें -14 में +12 करना है, तो यानी हम 12 प्लस जाएंगे और वापस 14 अंक आएंगे। तो पहले हम 12 प्लस पे गए तो यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से हमें -14 जाना है पीछे। तो हम पीछे कैसे जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चूंकि 2 2 संख्या बढ़ रही है तो -14 जाने के लिए हमें 7 क्रम पे पीछे जाना है। तो एक कैसे जाए? 1 2 3 4 5 6 7, तभी हम कहाँ पहुंच रहे हैं? -2 पे ही पहुंच रहे हैं। ऐसे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? -2। संख्या रेखा से सॉल्व करिए या इस तरह से सॉल्व करिए, आंसर क्या आ रहा है? -2। नेक्स्ट देखिए, कह रहा बच्चों क्वेश्चन मार्क वाले स्थान को भरिए। कैसे भरना है हमें? देखिए -2 गुणे 0 तो 0। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ एग्जाम्पल, -2 गुणे 6 12, यानी 6 दूनी 12 और चिन्ह वही लगेगा जो ऋण का है। उसी तरह से हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। -2 गुणे 0 तो हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक। फिर -2 गुणे 3। अब ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो वो धन बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 यानी +6। प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। -2 गुणे 9 यानी 9 दूनी 18 और निशान लगेगा ऋण का। 5 दूनी 10 और निशान लगेगा ऋण का, तो -2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 10। इसी तरह -2 गुणे 7 तो ऋण धन बन जाएगा और 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा +14। यहाँ पे आप प्लस लगा ही लीजिए, +6 +14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों या कथनों का विपरीत लिखिए। आकार में कमी का विपरीत, देखिए यहाँ पे हमें लिखना है आकार में वृद्धि। असफलता का सफलता। 10 रुपए का लाभ 10 रुपए की हानि। जल स्तर में वृद्धि जल स्तर में कमी। 1300 मतों के अंतर से जीतना 1300 मतों के अंतर से हारना। तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कम से ज्यादा या बराबर चिन्हों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए -5 धन -8, आंसर क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ के -13। इधर -15 और ब्रैकेट में -2, इसको भी हल करने पे क्या आएगा? -13। तो ये दोनों बराबर है तो हम बराबर का निशान लगा देंगे। -6 ब्रैकेट में 7, अब -6 7 हो जाएगा -13। इसी तरह से 10 -3 तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए -13 से 13 बड़ा है तो हम से बड़ा का निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरफ से देखेंगे तो आप से बड़ा का लगा रहे हैं, इस तरफ से देखेंगे तो से छोटा का निशान लगा। -13 से छोटा है तो हम से छोटा यानी लेस देन का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए -1 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में -3, इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 4। इसी तरह से इस तरफ दिया है -4 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में -5 धन 9, इसको हल करेंगे तो 10 आएगा। तो 4 10 से छोटा है तो हम से छोटा का निशान लगाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, ऋण 4 धन ब्रैकेट में ऋण 6 धन ब्रैकेट में ऋण 3, इसको हल करेंगे तो ऋण 13 आएगा। इधर देखिए, ऋण 7 ब्रैकेट में प्लस ऋण 3 ब्रैकेट में, इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ऋण 13 1 से छोटा है तो हम से छोटा का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, सत्य असत्य लिखिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, तो ये कथन सत्य है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी कथन सत्य है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी सत्य है। यदि 6 बड़ा है 3 से तो ऋण 6 बड़ा होगा ऋण 3 से, ये असत्य है बच्चों। किसी भी पूर्णांक संख्या में असीमित पूर्णांक संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, ये असत्य है। शून्य ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये कथन सत्य है। एक पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है, ये असत्य है बच्चों। शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। संख्या 1 2 3 एसेट्रा को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये सत्य है। संख्या 0 1 2 3 को ऋणेतर यानी नॉन निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है, तो ये कथन सत्य है बच्चों। ऋण 6 तथा धन 6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, तो ये कथन सत्य है बच्चों। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसका चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। किसी पूर्णांक व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव 0 होता है, ये भी सत्य है। किसी संख्या के पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, ये असत्य है बच्चों। अगर यहाँ लिखा होता किसी संख्या का उसकी पूर्ववर्ती संख्या से या और अनुवर्ती संख्या से अंतर 1 होता है तो वो सच होता, लेकिन यहाँ पे क्या करा, किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, तो ये गलत है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 75 गुणे डैश बराबर ऋण 75, तो 75 गुणे हम यहाँ भर देंगे ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण 75। ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3, तो क्या आएगा आंसर, 1 गुणे 2 हो जाएगा 2, 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, और निशान क्या लगेगा, देखिए ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन, फिर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, तो ऋण 6। 40 में क्या गुणा करें कि 0 आ जाए, तो 0। तो यहाँ हम भर देंगे परिभाषित नहीं है। ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8 धन ऋण 8, क्या होगा, हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, गुणे 8, तो 1 2 3 4 5 यानी ऋण 5 गुणे 8, ये भी वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। फिर देखिए, ऋण 100 भागा ऋण 10, तो ऋण 100 भागा ऋण 10 बराबर आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि ऋण ऋण को कैंसिल कर देगा। फिर 98 भागा 1 संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऋण 3 धन ऋण 5 बराबर ऋण 8। अब देखिए, पहले हमें ऋण 3 पे जाना है तो हम ऋण 3 पे जाते हैं, 1 2 3 ऋण 3 पे पहुंचे। फिर हमें कहाँ जाना है, ऋण 5 पे, तो हम ऋण 5 आगे बढ़ते हैं और इस तरफ बाएं तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुंचे हम, ऋण 8 पे, तो आंसर क्या हो गया, ऋण 8। इसी तरह हमें ये वाला हल करना है, ऋण 3 धन 5 बराबर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पहले ऋण 3 पे जाएंगे, 1 2 3 पहुंचे ऋण 3 पे। अब ऋण 3 से हमें क्या करना है, पॉजिटिव 5 अंक जाने हैं, तो पॉजिटिव जाने के लिए हम दाएं तरफ जाते हैं, निगेटिव जाने के लिए हम बाएं तरफ जाते हैं। तो पहले हम निगेटिव के लिए बाएं तरफ 3 खा ले गए, अब हम पॉजिटिव जाने के लिए दाएं तरफ 5 खाने बढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंचे हम, 2 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा +2। 3 ऋण ऋण 5, तो ऋण 5 सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे, तो 1 2 3, ठीक है 3 आ गए, और यहाँ पे है ऋण 5। ऋण 5 से 3 तक विस्थापित होने के लिए हमें कितने खाने आगे जाने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमें 8 खाने दाईं ओर बढ़ने पड़ रहे हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, +8। दूसरी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते थे कि 3 और ऋण जुड़ने पे क्या हो जाता है, प्लस, तो 3 + 5 बराबर 8, तो यहीं से हम आगे बढ़ जाते इस तरह से। देखिए तो हम कहाँ पहुँच जाते, 8 पे। चाहे आप इस तरह सॉल्व कर लीजिए या इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं।
नेक्स्ट देखिए 3 ऋण 5, तो सबसे पहले हम 3 संख्या तक जाएंगे, तो 1 2 3 यानी दाईं तरफ गए। अब हमें ऋण 5 जाना है, तो 5 खाने बाईं तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंचे हम? ऋण 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऋण 2। नेक्स्ट है 3 धन ऋण 5, अब ये क्या होगा? 3 धन ऋण 5, तो देखिए पहले हम 3 खाने जाएंगे, तो 1 2 3 पे पहुंचे हम। अब हमें प्लस यानी इसमें से 5 खाने और जोड़ने हैं माइनस की तरफ, तो बाएं तरफ 5 खाने चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, फिर भी हम कहाँ पहुंचे? ऋण 2 पे। अब देखिए ये दिखाना चाह रहा है कि दोनों का आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला है 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग। 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग, देखिए 4 और 8 का योगफल, इसको ब्रैकेट में कर लिया, 3 से भाग। 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग, तो 45 में भाग देना है किससे? 4 और 5 का योगफल, तो 4 और 5 के योगफल को ब्रैकेट में कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा, तो पहले 4 और 8 का गुणा कर लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए और फिर उससे 7 से गुणा कर दीजिए। फिर कह रहा है 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग के बाद 3 से गुणा, तो पहले हम 48 लिखेंगे भागा 15 और 3 का अंतर यानी 15 ऋण 3, इससे भाग दे देंगे, के बाद 3 से गुणा, तो इसको बड़े ब्रैकेट में करके 3 से गुणा कर देंगे। 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा, तो 12 और 7 का अंतर ब्रैकेट में कर लीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए। 18 धन 3 गुणे ब्रैकेट में 2 धन 4, इसको सॉल्व करने का बेटा 2 सूत्र है, बोर्ड मास बोलते हैं हमें। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद भागु योग लगाएंगे हम। ठीक है, तो 18 धन 3, अब 2 और 4 जुड़ के हो जाएगा 6। अब हम पहले गुणा करेंगे क्योंकि भागु योग के हिसाब से पहले गुणा आता है, तो 6 त्रिक 18, 18 18 हो गया 36। 18 धन 2 धन 4 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 और 4 को गुणा जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6, तो 18 धन 6 गुणे 3, तो 6 त्रिक भी होगा 18, तो हम कर देंगे 18 धन 18 36। देखिए कह रहा है रामू अपने सहपाठी मीना का हाल चाल लेने एक अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पर भर्ती है तथा पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। देखिए यहाँ 2 तल ऊपर ये भर्ती है और पैथोलॉजी 2 तल नीचे है। तो रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में कौन सी संख्या का बटन दबाएगा? तो अब 2 ऊपर जाना है तो 2 का बटन दबाएगा। ठीक है, 0 है ना तो 2 का दबाएगा। अब रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। अब वह लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या का बटन दबाएगा? अब नीचे जाना है बच्चों पैथोलॉजी पे, 2 तल नीचे, तो -2 का बटन ये दबाएगा।